इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर फायरिंग हुई है। 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी की तरफ से फायरिंग का शक है। 2 जहाजों को सीज किया गया। सुबह ओमान के तट पर आईआरजीसी ने फायरिंग की थी। तो आपको बता दें कि होर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर तनाव के केंद्र में है, जहां 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी से जुड़ी बंदूकधारी नौकाओं पर फायरिंग का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद 2 जहाजों को सीज किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बन गया। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही वैश्विक तेल और व्यापार के लिए बेहद संवेदनशील मार्गों में से जाना जाता है और इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर डाल सकती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाकर रख रही है, जबकि समुद्री मार्गों पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक होगा, बातचीत हो सकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया, 2 जहाजों को सीज किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि जो समुद्री सुरक्षा है, सवाल उस पर भी उठने लगे। और मेरे साथ वायुसेना अधिकारी रिटायर्ड अनुपम तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल ये था कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर सवाल काफी गंभीर होते जा रहे हैं और ऐसा लगा था कि होर्मुज स्ट्रेट पर सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते, लेकिन सर ऐसा लग नहीं रहा और अब आने वाले समय में भारत को भी चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जहाज भी यहाँ पर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल सही है। जब ऐसा लगने लगा था कि होर्मुज में चीजें सामान्य हो रही हैं, उसी समय से अब देखें नाकेबंदी फिर से शुरू हुई, उसके बाद बातचीत डिरेल हो चुकी है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि दोनों पक्ष चाहते क्या है। देखिए, ईरान तो जीत का जश्न मानने लग रहा है। अभी से ईरान को लग रहा है कि उसने अमेरिका को झुका दिया है और अमेरिका के सामने 3 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो अपने जनता को भी एड्रेस करना है कि इस युद्ध को हम किससे लड़ रहे हैं, और होर्मुज की अगर हम नाकेबंदी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अपने दोस्तों को जो उससे नेटो सहयोगी हैं उनको भी एड्रेस करना है कि अगर इस तरह की गतिविधि नहीं करी गई तो पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाएगी, इसलिए ये नाकेबंदी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो ईरान को भी एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी चाहें आपकी इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो रस्साकशी का दौर है, ये बेसिकली 2 देशों के बीच में तो होना था, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि भारत जैसे देश जो कि पूरी तरह से 90% बाहरी तेल के ऊपर निर्भर करते हैं, गैस के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको समस्या आने वाले दिनों में आना ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन अभी हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि चीजें रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में कुछ बातचीत की शुरुआत हो सकता है कोई ऐसा लिंक मिले जिससे कि दोनों देशों के बीच कुछ तनाव कम हो। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड सप्लाई चेन और खास तौर पर जो एनर्जी का जो डिक्टेट है दुनिया में अमेरिका का, उसके ऊपर एक बड़ी चोट लगी। बिल्कुल। और सर, जो अभी परिस्थिति ऐसी लग रही है कि बातचीत का पहला दौर हमें याद है कि पाकिस्तान में किस तरीके से खत्म हो गया था, 21 घंटे में दोबारा मध्यस्थता करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सर ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी को मूड में है। चाहे वो ईरान ही हो, वो लगातार कह रहा है कि आप आइए, हम तैयार है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम अगर इस तरह की स्थिति रही तो सब कुछ खत्म कर देंगे। इजराइल के हमले लेबनान पर नहीं रुक रहे। मतलब कुल मिलाकर सर ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी भी तरीके से शांति वार्ता हो पाएगी फिलहाल। हकीकत यह है कि जिस दिन से यह हुआ कि पाकिस्तान इस पूरी बातचीत में मीडिएशन करेगा, उसी दिन से यह समझ में आ गया था कि यह बातचीत बहुत आगे तक नहीं जाएगी, और अगर आगे तक जाती तो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होता। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर ईरान ही बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा है। ईरान को यह लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से ट्रंप की कठपुतली है और ट्रंप ही उसको जो आदेश दे रहे हैं वही जनरल मुनीर भी कर रहे हैं, वही बात शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कस हुआ है उसमें बेसिकली कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका है। और आप ये मान के चलिए, अगर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ती है और डिरेल पूरी तरह से हो जाती है, बातचीत का पूरा स्तर खत्म हो जाता है, तब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, जो कि अभी अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार्का दिखा रहा है और मान के चला कि मैं शांति का बहुत बड़ा दूत हूँ, इस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे बीच में आने से ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। बिल्कुल। और सर ऐसा लग रहा है कि अगर यही परिस्थिति रही तो सर फिर भारत में भी जो बाकी देशों का, क्योंकि हम आंकड़ा देख रहे थे, कई ऐसे देश हैं जिसने तो 100% से ज्यादा अपने यहाँ पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। भारत में भी तेल और जो गैस की कंपनियां हैं वो हर दिन 18 रुपए पेट्रोल पर, 35 रुपए डीजल पर नुकसान चल रहा है अभी। तो सर ये कब तक आखिरकार चल पाएगा, सवाल तो ये भी है।
बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में कुछ कीमतें बढ़ाई जाएंगी तेल और गैस की, क्योंकि जो अगर आप केवल पीड़ित देखो तो भारत उन देशों में शुमार होता है जो कि पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर डिपेंड थे। और अब सिचुएशन ये है कि भारत के पास जो अगर तेल आने की या क्रूड ऑयल आने की या फिर गैस आने की जो संभावनाएं दिखती हैं, वो या तो अमेरिका से दिखती है या तो रशिया से दिखती हैं। और यहाँ से भी लागत बढ़ती है, और लागत बढ़ने के साथ साथ जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो भी कोशिश करेंगी कि वो जो बढ़ी हुई कीमतों का बोझ है वो ग्राहक के ऊपर डालने की कोशिश करे। तो ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर लिंक है, तो भारत को भी तैयार रहना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो या कई अन्य देश हो, खासतौर पर एशिया के वो देश जो कि क्रूड ऑयल और गैस के लिए तमाम मिडिल ईस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। भारत में फिलहाल फिर भी अभी पिछले 2 महीने लगभग हो गए जब से प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी, इसकी आठ आई थी, तब से लेकर अब तक तेल के दाम, गैस के दाम नहीं बढ़ाए, या जो बढ़ाए भी हैं तो बहुत कम बढ़ाए हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर ये प्रॉब्लम वहां पर रही तो आप ये मान के चलिए कि हमें भी एक बड़ी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, और ये जो ट्रंप हैं उनका ये कहना कि ईरान कंगाल हो रहा है, नाकेबंदी से रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, तो कुल मिलाकर क्या ट्रंप सिर्फ इसीलिए वहां पर होर्मुज स्ट्रेट गए? क्योंकि पहले तो उन्हें मतलब नहीं था, उन्हें अचानक लगा कि होर्मुज स्ट्रेट से तो कमाई हो रही है, ईरान तो लड़ाई लड़ पा रहा है, अगर वो रोकना है तो फिर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा, और तुरुप्काई का जो होर्मुज स्ट्रेट ईरान के हाथ में उसे खत्म करना पड़ेगा। यही वजह है कि इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं अचानक से ट्रंप। देखिए, ये एक दबाव बनाने का तरीका है। ट्रंप ने ये समझ लिया कि वो मिलिट्री अटैक के माध्यम से पूरी तरह से ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे। अब या तो एटम बम का ही प्रहार कर दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन जो एक कन्वेंशनल वॉर है उसमें ईरान काफी मजबूत दिखाई दिया था। और जो ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो ईरान जो पलटवार कर रहा था वो उन देशों के ऊपर कर रहा था जहां पे अमेरिकन बेसिस है, यानी कि वहां से भी अमेरिका को दबाव बढ़ रहा था, इकोनॉमिकल लॉस तो अमेरिका को हो ही रहा था। तो ये एक फाइनल वो था, उनके पास रास्ता था जिससे कि वो इकोनॉमिक ब्लॉकेज करके ईरान को झुका पाए। और ये देखिए, बातचीत के दौरान जब बातचीत की एक राउंड हो चुका है, दूसरे राउंड होने की उम्मीद थी, उस दौरान ये ब्लॉकेज लगाया गया। तो ये समय भी बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये समय वो चुना गया है जब ईरान बातचीत करने को तैयार हो रहा था। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लग रहा था इस तरह का जब इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाएंगे और उसको कंगाल करने की तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है जब बातचीत की टेबल पर जब बैठे ईरान के लोग, तो वो अमेरिकी शर्तों को मानने पर बाध्य हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, और वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि एक कैलकुलेशन ट्रंप की गलत थी कि वो ये मान के तो चल रहे थे कि चाइना और रशिया का सपोर्ट ईरान को है, लेकिन वो किस लेवल तक है और किस हद तक है, इस बात को कैलकुलेट शायद नहीं कर पाए थे डोनाल्ड ट्रंप, और इसी वजह से इकोनॉमिक ब्लॉकेज का एक दांव खेला गया। लेकिन उससे भी हम देख रहे हैं ईरान को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, नुकसान है, लेकिन ये जो अमेरिका एंटिसिपेट कर रहा था उतना नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर स्थितियां रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 4 बड़ी खबरों की भी बात कर लेते हैं। आपको बताएं, अमेरिका ने भले ही सीज फायर को आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन ईरान यूएस के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। सीज फायर पर पाकिस्तानी पीएम ने ट्रंप को शुक्रिया कहा है, लेकिन होर्मुज युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। आईआरजीसी ने ईरान की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। आलम यह है कि सीज फायर को दरकिनार करते हुए आईआरजीसी ने ओमान के तट पर खड़े जहाज पर जमकर फायरिंग की। हालांकि क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे ईरान के मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर ऐसा लगता नहीं दूर दूर तक कि ये जो पूरी परिस्थिति है वो अभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं होर्मुज स्ट्रेट पर जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। बात समुद्री सुरक्षा की भी हो रही है और बात तमाम देश जो वहां से आयात करते हैं, चाहे वो गैस हो, तेल हो, उनकी सुरक्षा पर भी हो रही है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं और कई ऐसे देश हैं जो अब तक अपनी नीतियों के सहारे चल रहे हैं, जिसमें से एक देश भारत भी है। लेकिन आखिरकार कब तक, क्योंकि 50 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, हर दिन परिस्थितियां और विकराल होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें,